नमस्ते बच्चों। आज हम शुरू करेंगे वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस। तो हमारे पास जनरली दो टाइप के सॉल्यूशंस होंगे। पहला, जिसके अंदर सोल्यूट और सोलवेंट दोनों लिक्विड हैं। दूसरा, जिसके अंदर सोल्यूट आपका सोल्यूट की तरह काम करेगा और सोलवेंट रहेगा आपका लिक्विड। अब ये हम जानते हैं कि किसी भी सॉल्यूशन की जो फेज है वो डिपेंड करती है कि जो सोलवेंट है उसका स्टेट कौन सा है। अगर एक सोलवेंट लिक्विड है तो आपका जो सॉल्यूशन है वो लिक्विड रहेगा। सोलवेंट अगर सॉलिड है तो सॉल्यूशन आपका सॉलिड रहेगा। तो इस तरीके से किसी भी सॉल्यूशन की जो स्टेट है वो डिसाइड होती है कि आपके पास सोलवेंट कैसा है। अब यहाँ पर हम समझेंगे कि वेपर प्रेशर क्या होता है और कि किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगा। वेपर प्रेशर का मतलब होता है कि किसी भी वोलेटाइल लिक्विड के अंदर जैसे ही हीट एनर्जी इंक्रीज होगी तो उसके बाद में वो जो लिक्विड्स हैं वो वेपर के अंदर कन्वर्ट होंगे। दो टाइप के हमारे पास सब्सटेंस हो सकते हैं, एक होगा वोलेटाइल और दूसरा होता है नॉन वोलेटाइल। वोलेटाइल हम उसको बोलते हैं जो इजीली एक स्टेट से दूसरी स्टेट के अंदर कन्वर्ट हो जाए, और नॉन वोलेटाइल वो होगा जो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कन्वर्ट ना हो। सपोज हमारे पास ये लिक्विड सॉल्यूशन है जिसके अंदर सोल्यूट और सोलवेंट दोनों के दोनों लिक्विड हैं एंड दीज आर वोलेटाइल। अब जब यहाँ पर वोलेटाइल है तो जैसे हमने यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज किया तो टेम्परेचर को इंक्रीज करने के बाद में ये तुरंत कन्वर्ट होंगे वेपर्स में। ठीक है। अब इनिशियली होगा ये कि यहाँ पर एकदम स्पेस एम्प्टी है। अब जब यहाँ पर स्पेस एम्प्टी है तो इसको गर्म करने पर ये जो लिक्विड है उसकी कॉन्सेंट्रेशन लगातार कम होती जाएगी और इधर जो वेपर्स हैं उसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जाएगी। अब जैसे ये स्पेस पूरी तरीके से फिल हो चुका होगा उसके बाद में यहाँ पर जो वेपर्स की कॉन्सेंट्रेशन है वो मैक्सिमम है। अब होगा ये कि अगर हम आगे इस टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो इंक्रीज करने पर एक तरफ तो जो लिक्विड है वो वेपर के अंदर कन्वर्ट होगा और दूसरी तरफ ये वेपर्स इस लिक्विड की सरफेस के साथ में टकरा कर दोबारा से लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। लिक्विड का वेपर के अंदर कन्वर्ट होना, दिस प्रोसेस इज नोन एज वेपोराइजेशन, और वेपर का दोबारा से लिक्विड के अंदर कन्वर्ट होना, दिस इज नोन एज कंडेंसेशन। तो हम देख रहे हैं कि एक तरफ वेपोराइजेशन हो रही है और दूसरी तरफ कंडेंसेशन। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो इक्विलिब्रियम है वो अटेन हो चुका है। अब इस इक्विलिब्रियम के ऊपर ये जो वेपर्स हैं ये वेपर्स इस लिक्विड की सरफेस के ऊपर प्रेशर डालेंगे और यहाँ पर इन वेपर्स के द्वारा जो प्रेशर पुट किया गया है लिक्विड की सरफेस पे उसी प्रेशर को बोलते हैं हम वेपर प्रेशर। ठीक है। दिस इज द मीनिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब उसके बाद ये हमें पता होना चाहिए कि वेपर प्रेशर हमेशा इक्विलिब्रियम के ऊपर एग्जिस्ट होगा। यहाँ पर रेट ऑफ वेपोराइजेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन एंड दिस इज इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ सॉल्यूशन। नेक्स्ट वन इज द वेपर प्रेशर। इसकी डेफिनेशन मैंने अभी आपको बताई। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स above the surface of liquid at equilibrium with liquid at the specified temperature is known as vapor pressure। यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। तो यहाँ पर आपको मान के ये चलना है कि इस सॉल्यूशन के अंदर दोनों मीन्स सोल्यूट और सोलवेंट लिक्विड है और दीज आर वोलेटाइल। ठीक है। आप इन कंपोनेंट्स को जो कि सोल्यूट और सोलवेंट है इनको आप ए या बी मान सकते हो या फिर 1 और 2 मान सकते हो। ठीक है। अब देखिए होगा ये कि जैसे ही हम इन सॉल्यूशंस को गर्म करेंगे तो गर्म करने के बाद में ए बी कन्वर्ट होगा, बी बी कन्वर्ट होगा वेपर के अंदर, और यहाँ पर इक्विलिब्रियम के ऊपर ए और बी दोनों मिलकर प्रेशर पुट करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट ए इज इक्वल टू पी ए एंड प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट बी इज इक्वल टू पी बी। एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था राउट। उसने इस वेपर प्रेशर को मोल फ्रैक्शन के साथ में रिलेट किया और इसने ये कहा
कि किसी भी गैस का जो पार्शियल प्रेशर है वो उसके मोल फ्रैक्शन के साथ में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, कि जैसे जैसे हम मोल फ्रैक्शन को इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे उसका प्रेशर इंक्रीज होगा। ओके, तो यहाँ पर हमने इनके प्रेशर्स को माना पी ए और पी बी। सेम इसी तरीके से हमारे पास मोल फ्रैक्शन रहेगा एक्स ए एंड एक्स बी। ठीक है, द रिलेशन बिटवीन वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट एंड इट्स मोल फ्रैक्शन वाज एस्टेब्लिश्ड बाय द साइंटिस्ट फ्रैंकोस मार्टी राउल। इस साइंटिस्ट ने ये जो रिलेशनशिप है वो बताया। तो यहाँ पर लिखा है फॉर ए सॉल्यूशन ऑफ ए वोलेटाइल लिक्विड द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X, PA इज इक्वल टू, पहले हम इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में लेंगे, PA इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XA, और जैसे हम इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो ये आएगा PA इज इक्वल टू PA नोट XA। अब यहाँ पर PA नोट और PA में क्या डिफरेंस है? देखिए, PA नोट होता है जब हमारे पास A सोल्यूट या सोलवेंट जो भी कंपोनेंट है वो प्योर स्टेट में हो, और PA यहाँ पर प्योर स्टेट में नहीं है। अब प्योर स्टेट से मतलब ये है कि जब एक कंपोनेंट प्योर स्टेट में रहेगा तब जो प्रेशर है वो अलग होगा, और जब हम जैसे इसको मिक्स करेंगे तो प्रेशर अलग रहेगा। अब ऐसा क्यों होता है? इसका कारण ये है कि जब हम दो कंपोनेंट्स को मिलाते हैं तो उसके बाद में जो इनकी इंटरेक्टिव फोर्सेस हैं वो चेंज होंगी, तो जो प्रेशर है उसके अंदर चेंज आएगा। सो PA इज इक्वल टू PA नोट XA। सिमिलरली PB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XB, और जैसे हम इसको आगे सोल्व करेंगे तो PB इज इक्वल टू PB नोट XB, ये इनका प्रोडक्ट होगा। तो यहाँ पे लिखा है PA नोट इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट A एंड PB नोट इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट B। अब ये हम जानते हैं कि किसी भी बाइनरी सॉल्यूशन के अंदर दो कंपोनेंट्स होंगे, एक होगा आपका सोल्यूट और दूसरा सोलवेंट। अब जब ये दोनों वोलेटाइल हैं तो जो वेपर प्रेशर है वो इन दोनों की वजह से होगा। तो एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था डाल्टन, उसने ये कहा कि जो टोटल वेपर प्रेशर होता है वो जितने भी कंपोनेंट्स हैं सॉल्यूशन के अंदर उन सभी के वेपर प्रेशर के सम के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर P टोटल इज इक्वल टू PA प्लस PB, P टोटल इज इक्वल टू PA की जगह पर हम ये वैल्यूज पुट करेंगे और PB की जगह पर ये वैल्यूज पुट करेंगे। फर्दर हम इसको जैसे सोल्व करेंगे, ये हमने मोल फ्रैक्शन में पढ़ा कि जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनके मोल फ्रैक्शंस का सम 1 होगा, तो आप लिख सकते हो XA प्लस XB इज इक्वल टू 1। जैसे ये अगर हम करें XA प्लस XB इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पर XA की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस XB। ठीक है, ये हम कर सकते हैं। तो सेम चीज़ यहाँ पे है, तो PA नोट 1 माइनस XB इज इक्वल टू XA के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस PB नोट XB। ठीक है, इस तरीके से होगा, और जैसे हम इस इक्वेशन को फर्दर सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास इक्वेशन आएगी, और ये है आपके पास राउल्ट्स लॉ इक्वेशन। ओके, ये था हमारे पास राउल्ट्स लॉ। अब उसके बाद में है कि इस इक्वेशन के कंक्लूजन्स क्या क्या हैं। पहला है कि जो टोटल वेपर प्रेशर है वो रिलेटेड होता है मोल फ्रैक्शंस के साथ में। उसके बाद जैसे जैसे किसी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन चेंज होगा वैसे वैसे उस कंपोनेंट के द्वारा जो वेपर प्रेशर अप्लाई किया गया है वो भी लीनियरली चेंज होगा। ठीक है, और लास्ट है द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट इंक्रीजेस और डिक्रीजेस एज द मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट ए चेंजेस। ये हम ग्राफ से अच्छे तरीके से समझेंगे। इसमें ये लिखा है कि किसी एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन इंक्रीज या डिक्रीज होने पर जो टोटल वेपर प्रेशर है वो भी चेंज होगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक ग्राफ है, अब इस ग्राफ को समझिए। इस ग्राफ में आपको ये मान के चलना है कि जैसे जैसे हम इस तरफ आ रहे हैं, ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कंपोनेंट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। अब यहाँ पर ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर जो टोटल वेपर प्रेशर है वो सिर्फ एक कंपोनेंट के द्वारा डाला जा रहा है। तो XA इज इक्वल टू 1, मतलब ये है कि टोटल मोल फ्रैक्शन इस A का आ गया।
ये भी आप जानते हो एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1, बट यहाँ पर जो टोटल वैल्यू 1 है वो ए के लिए है, तो एक्स बी अपने आप 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो टोटल वेपर प्रेशर है वो है सिर्फ ए की वजह से। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा आपका पी की वजह से। अब जैसे जैसे हम इस तरफ जा रहे हैं ए की वैल्यू डिक्रीज हो रही है और बी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। अब लास्ट स्टेज पे ये एक्स बी इज इक्वल टू 1 है। ठीक है, ये अगर आप चाहो तो ये ग्राफ एनसीईआरटी से बना सकते हो। ओके, अब इधर ए कंपोनेंट का प्रेशर था, इधर इस बी कंपोनेंट ने प्रेशर अप्लाई किया। ठीक है, अब टोटल वेपर प्रेशर अगर हम देखें तो पी टोटल इज इक्वल टू पी ए प्लस पी पी। ओके, अब यहाँ पर एक्स ए इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट इन लिक्विड स्टेट, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट वेपर फेज इज डिनोटेड बाय वाई। ठीक है, अब वेपर फेज के अंदर जो मोल फ्रैक्शन होगा उसको हम वाई से दिखाते हैं, और यहाँ पर पी ए इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इनटू प्रेशर टोटल। ठीक है, टोटल प्रेशर को जब आप किसी एक कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन के साथ में मल्टीप्लाई करते हो तो उसके बाद में उसका जो प्रेशर है वो आएगा, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारे पास था राउल्ट्स लॉ और इसकी इक्वेशन। नेक्स्ट है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ लिक्विड इन सॉलिड्स इन लिक्विड। तो देखिए इसमें किस तरीके से क्या है। सपोज हमारे पास है पानी का ग्लास, और उस पानी के ग्लास में हमने एक टाइम के बाद में वहां पर शुगर पुट करी। अब जब तक वहां पर शुगर नहीं थी तो जो वेपर प्रेशर है अकेले वाटर का वो बहुत ज़्यादा था, बट जैसे ही हमने वहां पर शुगर को पुट किया, ठीक है, शुगर को पुट करने के बाद में उसका जो वेपर प्रेशर है वो कम हो गया। अब यहां पर आपको मान के ये चलना है कि जो सॉलिड है आपके पास, सॉलिड वो है नॉन वोलेटाइल और लिक्विड है आपका वोलेटाइल। ओके, अब जैसे ही हमने वहां पर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पुट किया तो उसके बाद में वेपर प्रेशर कम हो गया, क्योंकि जैसे हम वहां पर सॉलिड को पुट करेंगे तो उसके बाद में उस नॉन वोलेटाइल सॉलिड के पार्टिकल्स जो पहले सरफेस पे नहीं थे अब वो कुछ सरफेस पे आ जाएंगे। ठीक है, और जब तक सरफेस के ऊपर कोई भी कंपोनेंट नहीं है तो आपके जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं वो बहुत इजीली ऊपर चले गए। ठीक है, उनको रोकने वाला कोई नहीं है, बट जैसे हमने वहाँ पे सॉलिड पुट किया तो उसमें से कुछ पार्टिकल्स उस सॉलिड के उस सरफेस के ऊपर आ गए, जितनी स्पीड से पहले ये पार्टिकल्स लिक्विड के ऊपर जा रहे थे वो अब नहीं जा पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर सॉलिड के पार्टिकल्स ने सरफेस को ऑक्यूपाई कर लिया। ठीक है, ये आप पूरा यहाँ से समझ सकते हो। ओके, तो इस तरीके से हमारे पास था राउल्ट्स लॉ। अब उसके बाद में हम देखेंगे आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन एटसेट्रा, वो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू।